हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आगाज पर। आज मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हम बातें करेंगे यहाँ पे एक कोर क्लास की, जिसका नाम आपका रहेगा ब्लड टेबल। यानी कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड को, और ह्यूमन ब्लड के अंदर अभी तक हम देख चुके हैं फॉर्मेशन, यानी कि हमारा ब्लड बनता कहाँ पे है। आज की क्लास के अंदर हम बातें करेंगे उन्हीं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में कि उनकी संख्या कितनी पाई जाती है, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या डिजीज इनकी वजह से हो सकती है। वो सभी बातें इस क्लास के अंदर हम करने का काम करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी प्यारी सी क्लास को और बातें करेंगे ढेर सारी। देखिएगा, ये हमने यहाँ पे टेबल जो है वो ड्रॉ कर ली है, और इस टेबल के अंदर अब हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमारी रहेगी। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। क्लियर है? हमने टाइप्स ऑफ ब्लड सेल देखने कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे आपके, आरबीसी रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा और डब्ल्यूबीसी रहेगा। ये आपके सेल्स होंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अभी हम इनके अंदर थोड़ी सी और बातें करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है या नहीं जाना जाता। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम हो, तुम्हारा घर पे नाम कुछ और होगा, और जब आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में एक ऑफिशियल नेम होगा। उसी प्रकार से ये डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इन सब के लोकल नेम है। अगर कोई पूछ ले कि क्या इनका भी कोई साइंटिफिक नेम है, अरे क्या इनका भी कोई दूसरा नाम है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो यानी कि हम पढ़ने वाले हैं इनके अदर नेम। तो हमने यहां पे लिखा अदर नेम। अदर नेम, अदर नेम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अन्य नाम या फिर दूसरा नाम। अन्य नाम या फिर दूसरा नाम। ठीक है? ये आपका इस प्रकार से रहेगा। तो हमने देखा इनका अदर नेम। अदर नेम, अब सबसे पहले बात करते हैं हम आरबीसी। आरबीसी को किस नाम से बुलाते हैं? तो आरबीसी को यहाँ पे बुलाया जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से। तो हमने लिखा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट हिंदी में सेम रहेगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया इसका नाम कि आरबीसी को और किस नाम से बुलाया जाता है। तो आंसर है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के नाम से हम इसको बुला देंगे। तो आरबीसी का लोकल नेम क्या होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट। क्लियर है? इसी तरीके से क्या सर प्लेटलेट्स का भी कोई और नाम है? तो बिल्कुल है, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट हिंदी में सेम रहेगा, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है? ये आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है? तो हमने देखा आर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या है? इसको कहेंगे हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है? हिंदी में सेम रहेगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ठीक है? ये रहेगा आपका इस प्रकार से। तो हमने देखा कि क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल जाना जाता है। हमने देखे इनके और नाम। ठीक है? तो चलिए अब बातें कर लेते हैं हम इससे थोड़ी सी और आगे। अब कहता है कि अगर हम बातें करें इनके अमाउंट की, यानी कि इनकी संख्या की, तो संख्या कितनी होगी? तो देखो, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट मात्रा या फिर संख्या, मात्रा या फिर संख्या। ठीक है? देखो, संख्या के आधार पे अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं कौन? आरबीसी। कितने मिलेंगे? 5 to 6 मिलियन। 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो 1 मिलियन है वो कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 10 लाख की। ठीक है? कितने के बराबर होगा? 10 लाख के। क्लियर है? तो आप कह सकते हो 5 से 6 मिलियन कितने के बराबर हो गए? कम से कम भी आपके 50 से लेकर के 60 लाख सेल के बराबर ये आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ओके? इसी तरीके से बात की जाए प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स कितने होंगे आपके? 1.50 से लेकर के 4.50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर बात की जाए
तो WBC मिलेंगे बहुत कम। कितने मिलेंगे? 5000 से लेकर के 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 10,000, ठीक है, 5000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, 5000 से लेकर के 10,000 संख्या सबसे कम है, पर आगे चल के हम देखेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही सेल है। क्लियर है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल हमारे यही हो जाएंगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं इससे। अब कहता है कि अगर हम बातें करें इनके टाइम ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन यानी कि समय काल, समय अवधि, तो देखो टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन यानी कि समय काल, समय अवधि, सरवाइव कितने काल तक कर पाएंगे ये, समय अवधि। तो देखिएगा, देखो टाइम ड्यूरेशन की अगर हम यहाँ पे बातें करें तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे कहोगे कि सर आरबीसी, देखो जैसे हमारी हम बातें करें, कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, हो सकता है वो उसी दिन मर जाए और हो सकता है वो आगे 100 साल तक जिए, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया? एक दिन या मैक्सिमम 100 साल। क्लियर है? उसी तरीके से आरबीसी है, आरबीसी मिनिमम जी सकता है 20 दिनों तक और मैक्सिमम जी सकता है 120 दिनों तक। ठीक है, डेज। ओके, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। इसी तरीके से प्लेटलेट्स की अगर बातें करें तो ये रहेगा आपका 5 to 7 डेज, इतने दिनों तक सरवाइव कर सकता है। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो ये आपका सरवाइव कर सकता है 3 to 5 डेज, इतने दिनों तक सरवाइव कर सकता है। तो हमने देखा इनका सर्वाइवल काल कि कौन कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है, चलो जी आगे हम देखते हैं इनका बर्थ पैलेस, बर्थ पैलेस यानी कि इनके जन्म का स्थान, इनके जन्म का स्थान। ठीक है, तो जन्म कहां पे हो रहा है इनका, समझो इस बात को। आरबीसी का जन्म हो रहा था हमारा बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। ठीक है, और अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि स्पेशली आरबीसी कहां बनते हैं, तो आप कहोगे सर ये बनते हैं रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर यानी कि लाल अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, अगर स्पेशली आरबीसी पूछ लिया जाए तो। और मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि अगर बातें की जाए फोइटस की, फोइटस यानी कि भ्रूण, ठीक है, तो पूछा गया था कि फोइटस के अंदर जो ब्लड है वो कहां पे बनता है, तो आपने कहा था सर ये ब्लड बनता है हमारा लीवर के अंदर। ठीक है, तो फोइटस के अंदर जो ब्लड बन रहा था वो कहाँ, लीवर के अंदर, लीवर। और लीवर अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर सप्लीन। ठीक है, तो कहा बन रहा था लीवर के अंदर यानी कि यकृत के अंदर, और ये अगर ऑप्शन में ना हो तो स्प्लीन यानी कि पलीहा। आपका ब्लड कहां पे बनेगा, स्प्लीन यानी कि पलीहा के अंदर। ओके, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे देखने का काम करते हैं। अभी देखा हमने किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। अगर पूछा जाए कि प्लेटलेट्स कहां पे बनते हैं, तो आप कहोगे सर ये भी हमारे बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर ही बनते हैं, अस्थि मज्जा इसी के अंदर बनने का काम करते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी कहां पे बनते हैं, तो आप कहोगे सर बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर। लेकिन अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि स्पेशली डब्ल्यूबीसी कहां पे बनते हैं, तो आप कहोगे सर वाइट, वाइट या फिर येलो,
व्हाइट या फिर येलो बोन मैरो, बोन मैरो हिंदी में क्या कह देंगे, श्वेत अस्थि मज्जा के अंदर, श्वेत अस्थि मज्जा के अंदर, श्वेत अस्थि मज्जा के अंदर। क्लियर है? तो ये देखा हमने यहाँ पे किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, कि कौन कहाँ बनता है, कितने संख्या होती है, कितने दिनों तक जिएगा, इनके नाम क्या क्या होंगे, वो सारी बातें हमने इस क्लास के अंदर देखने का काम यहाँ पे किया है। क्लियर है? अभी चलते हैं हम इससे आगे और बातें करते हैं थोड़ी सी और। देखो भाई, अब हम बातें करेंगे इसी के अंदर न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होगा? केंद्रक। न्यूक्लियस जिसको आप हिंदी में कहते हो केंद्रक, केंद्रक होगा क्या? देखो, अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये बन गया आपका एक सेल, और इसके बीच में अगर इस तरीके से लगा दूं तो ये बन गया आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ओके है? अब सवाल यहां पे ये आता है कि क्या आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो, ये जो सेल है ना, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा? वो आपको इस सेल के ठीक बीचों बीच इस न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल यहां पे ये किया जाता है कि क्या आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर है नहीं मिलेगा। तो हम लिख देंगे लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित। अगर केंद्रक अनुपस्थित है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, सेल तो होगा पर सेल के अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको? न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है? इसी तरीके से दूसरे नंबर पे कौन था आपका? प्लेटलेट्स था। आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा? तो यहां पे भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम कैसे लिख देंगे? लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक अनुपस्थित है। यहां पर भी केंद्रक अनुपस्थित है, केंद्रक अनुपस्थित है, अनुपस्थित। ओके? तो डायग्राम कैसे बनेगा? सिर्फ ऐसे, सेल है पर सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर क्या था डब्ल्यूबीसी की, क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा? तो यहां पे आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, और हम लिख देंगे हैव न्यूक्लियस, हैव न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक उपस्थित है। यहां पे क्या होगा? केंद्रक उपस्थित है। अगर केंद्रक उपस्थित है तो डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से, सेल होगा और सेल के अंदर इस तरीके से आपको न्यूक्लियस देखने के लिए भी मिलेगा। क्लियर है? तो ये सवाल पूछा गया है कई बार आप लोगों से, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है? कि किसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, किसके अंदर नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पे कहता है कि आरबीसी के अंदर वैसे तो न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, पर इस बात के अंदर एक्सेप्शन है, इस बात में एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। अब एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, उस बात को समझो आप। अब यहां पे अपवाद ये है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो है तो मैमल्स, मैमल्स होने के बावजूद उनके आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। अभी तक क्या बात की गई कि जितने भी मैमल्स है, किसी की भी मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन इसने कहा इस बात में एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब सवाल ये, मैमल्स कौन होते हैं? देखो, मैमल्स होते हैं जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिला के पालने का काम करते हैं। जैसे ह्यूमन यानी कि हम क्या है? मैमल्स हैं, हम बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिला के पालने का काम करते हैं, तो हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे जितने भी जीव जंतु जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और उनको दूध पिला के पालने का काम करते हैं, वो सब मैमल की कैटेगरी में आ गए। अब इसने कहा कि जितने भी मैमल्स है, किसी भी मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, पर यहां पे बोला गया इस बात में एक्सेप्शन है, अपवाद है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो मैमल्स हैं पर उसके बावजूद उनके अंदर आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो यहां पे क्या आ गया? एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। और कौन कौन से जानवर हैं? तो एक तो हो गया आपका कैमल यानी कि ऊंट, ठीक है, दूसरा जिराफ,
और तीसरा लामा, तीसरा लामा, LAMA, लामा। ठीक है, ये जानवर ऐसे हैं, इनके आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो ऊंट तुमने देखा हुआ है, सब जानते हो। जिराफ भी सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना और नहीं देखा तो लामा। लामा कहाँ मिलेगा? ठंडे प्रदेशों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी आपको देखने के लिए मिलती है, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन? लामा। ठीक है, ओके, भेड़ के जैसा जानवर होता है, उसी के जितना ये दिखाई देता है। चलते हैं आगे, अब हम बातें करेंगे इसके वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग, कार्य यानी कि काम। वर्किंग यानी कि कार्य यानी कि काम। ठीक है, देखो अब अगर वर्किंग की बात करें तो यहां पे सबसे पहले बात ये आती है कि क्या आप लोग स्कूल में गए थे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल गए। तो क्या तुम्हारे घर वाले कभी तुमसे ये पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ के आए, क्या नहीं पढ़ के आए? क्या कभी ऐसा पूछा जाता है? तो देखो, तुम्हारे घर वाले पूछते या नहीं पूछते मुझे नहीं पता, पर हम इनसे जरूर पूछेंगे। याद करो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया कि ये सब कहाँ गए थे? स्कूल गए थे, हमने इनको पढ़ने के लिए भेजा था। अब सवाल ये है कि ये वहां जाके पढ़े या नहीं पढ़े, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, और मैंने बताया कि जब नाम हो बड़े बड़े तो इसके टुकड़े कर लो आप। तो क्या बना? एक बना हीमो, दूसरा बना ग्लोबिन। जो हीमो है, ठीक है, और जो ग्लोबिन है, ये दोनों आपके अलग अलग हो गए। अब देखो किस प्रकार से। जो हीमो है ये क्या बनाता है? ये बना रहा है Fe2 पॉजिटिव, और ग्लोबिन क्या बना रहा है? प्रोटीन। ओके, अब जो Fe2 पॉजिटिव है इसको कहा जाता है आयरन, और आयरन काम क्या कर रहा है? टू प्रोवाइड रेड कलर, रेड कलर। तो हमारे ब्लड का जो रंग है वो कैसा है? तो आपने कहा सर लाल है, रेड कलर है। तो वो रेड कलर किसकी वजह से आया? इस Fe2 पॉजिटिव की वजह से। Fe2 पॉजिटिव क्या कर रहा है? हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करने का काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, चलो दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन से मुझे याद आया कि मान लो तुमने खाना खाया, खाने में तुमने चपातियां खाई। क्लियर है? जैसे ही तुमने चपातियां खाई तो सीधी सी बात है, चपातियां बॉडी में जाके टूट गई। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर टूटी, अब कार्बोहाइड्रेट जाके बैठा आपकी उंगली के इस सेल के पास में, यहां पे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यानी कि अभी इस उंगली के सेल के अंदर जो जाके बैठा है वो कौन है? वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो हमने माना कि आपका ये ग्लूकोज यहां पे जाके बैठ चुका है। ये लो भाई, ठीक है, ग्लूकोज कहां जाके बैठा है? यहां पे। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जलाने के लिए हमें नीड है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन कहां पे है? इन्वायरमेंट में। अब जैसे ही हमने सांस ली, वो ऑक्सीजन कहां गई? लंग्स के पास में। अब उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बोला गया कि आपको यहां से चल के कहां पहुंचना है? उंगली के इस सेल के पास में पहुंचना है, यहां पे। क्लियर है? तो ऑक्सीजन ने देखा भाई ये तो बहुत लंबा रास्ता मेरे को तय करना पड़ेगा, और इतना लंबा रास्ता अगर मैं तय करूंगा तो मैं तो थक जाऊंगा। तो ऑक्सीजन ने कर दिया हाथ कटे, भाई अपने बस की बात नहीं है। हाँ, कोई मुझे अपनी पीठ पे बैठाए और यहां तक लेके जाए तो चलने के लिए तैयार है। अब इतनी बड़ी दरियादिली कौन दिखाए? तो हीमोग्लोबिन ने कहा कि ठीक है भाई, आ मेरी पीठ पे बैठ और मैं तुझे लेके चलता हूं। अपनी पीठ पे बैठाया हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को, और यहां तक पहुंचाया। अब यहां कौन पहुंच चुका है? आपने कहा सर यहां पे पहुंच चुका है ऑक्सीजन। कौन पहुंचा? ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहां पे पहुंचा, ऑक्सीजन ने क्या किया? बर्न किया। बर्न मीन्स जलाना। अरे किसको जलाया? ग्लूकोज को जलाया। जैसे ही ग्लूकोज को जलाया तो यहां पे जो ग्लूकोज था आपका, वो क्या हुआ? यहां पे बर्न हो गया, जल गया। और जैसे ही जला, रिएक्शन हुई, और इस रिएक्शन के अंदर क्या बना? एनर्जी। और क्या बना? H2O। और क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सभी चीजें यहां पे बनके तैयार हुई। अब इस उंगली के सेल ने कहा देख भाई दिन भर काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, और ये कहते हुए इसने एनर्जी को अपने पास रख लिया। ये कहते हुए एनर्जी को इसने अपने पास रख लिया, तो एनर्जी इसके पास रह गई। ठीक है, ये लो भाई, एनर्जी को अपने पास रख लिया। फिर इसने कहा कि ये जो बॉडी है ये 70 से 80% किसकी बनी हुई है? पानी की। और ये कहते हुए इसने पानी भी अपने पास रख लिया।
पानी भी अपने पास रख लिया, ले दे के बचा कौन, तो आपने कहा सर CO2। अब जो CO2 बचा है ये हमारे लिए डेंजरस था या अच्छा था, तो आपने कहा सर ये डेंजरस है। डेंजरस है तो कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ठीक है, डेंजरस है तो कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। क्योंकि देखो अगर CO2 तुम्हारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए ठहर गया तो क्या होगा, तुम्हें उबासियां आएगी। ठीक है, और उबासियों से काम नहीं चलेगा, अगर लंबे टाइम तक ये ठहर गया तो हमारी डेथ भी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि जो CO2 है ये है बड़ा डेंजरस। डेंजरस है तो कहाँ जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। क्लियर है। अब बाहर जाए कैसे, ये बना कहाँ पे, यहाँ पे। अब CO2 से कहा भाई आप यहां से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि अगर आप यहां पे ठहरे तो हम कहीं ठहरने के लायक नहीं रहेंगे। क्लियर है। अब CO2 ने कहा बाहर तो चला जाऊं, पर भाई इतना लंबा रास्ता कौन तय करेगा, क्योंकि बाहर आने के लिए कहां आना पड़ेगा, लंग्स के पास में आना पड़ेगा। तो CO2 ने कर दिए हाथ खड़े, भाई अपने बस की बात नहीं है। हाँ बाहर चला जाऊंगा, पर कोई ऐसा हो जो अपनी पीठ पे मुझे बैठाए और बैठा के लेके चले, तो चलने के लिए मैं तैयार हूं। क्लियर है। अब सीधी सी बात है, फिर से दरिया दिली कौन दिखाए, तो फिर हीमोग्लोबिन ने कहा कि ठीक है भाई CO2 मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे बाहर लेके चलता हूं। तो अपनी पीठ पे बैठाया किसने, हीमोग्लोबिन ने, और लंग्स तक लेकर के आया। और जैसे ही लंग्स तक लेकर के आया, जैसे हमने सांस छोड़ा, CO2 कहां चला गया, बाहर, और फिर से O2 अंदर। तो ये सर्किट इसी तरीके से बॉडी में चलता रहेगा, बॉडी में एनर्जी बनती रहेगी, CO2 बाहर निकलती रहेगी। तो इस बीच आपको समझ क्या आया, इस बीच हमें समझ में आया कि जो हीमोग्लोबिन का ये प्रोटीन है ये क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है जी हेल्प्स इन बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बांधना। किसको बांधने का काम कर रहा है, जाते टाइम ये बांध रहा था O2 को, और आते टाइम बांध रहा है किसको, CO2 को। ये आपका इस प्रकार से रहेगा। आई होप आप लोगों को ये बातें इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो ये हमने समझा किसके बारे में, RBC के बारे में। अभी हम समझ लेते हैं किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ये क्लियर हुआ। तो देखो पहले को हमने स्कूल भेजा, तो पहले को अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी पढ़ाई की, और ये लग गया नौकरी। तो घर वाले खुश होंगे या नहीं होंगे, तो आपने कहा सर बिल्कुल होंगे। लेकिन घर वालों ने कहा जरा इनका भी तो खैर खबर ले लें, इनका भी तो ख्याल कर लें कि ये भी कहाँ घूम के आते हैं, कुछ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, जरा इनकी भी खैर खबर ले लें। तो देखो भाई दूसरे नंबर पे कौन था, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में सुनिएगा हुआ क्या। देखो प्लेटलेट्स के अंदर क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे उंगली के ऊपर कट लगाया, यहां से ब्लड निकलना शुरू हुआ। जैसे ही ब्लड निकलना शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ब्लड का क्लोट बन गया, रक्त का थक्का बन गया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो ब्लड का क्लोट बनाया है वो बना कैसे है, अरे किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपने कहा सर प्लेटलेट्स के द्वारा। तो हमें समझ में आया प्लेटलेट्स यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, क्लोटिंग, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का बना रहे हैं। भाई क्या बना रहे हैं, रक्त का थक्का बना रहे हैं, रक्त का थक्का। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने का काम कर रहे हैं। ओके, यानी कि ब्लड को जमा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि जब हमारा ब्लड बॉडी के अंदर था ये तब क्यों नहीं जमा, अरे बाहर आने के बाद तो जम गया, जब बाहर निकल रहा है, जब बॉडी के अंदर था ये तब क्यों नहीं जमा। तो सवाल यहां पे ये है कि हमारी बॉडी में एक एंटीकोगुलेंट रहता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो ब्लड को जमने ना दे। कौन रहता है, एक एंटीकोएगुलेंट। इसका मतलब है जो रक्त को जमने ना दे, जो जो रक्त को जमने ना दे। अच्छा कौन नहीं जमने देता, तो इसका नाम है जी हेपेरिन। इसका नाम क्या है, हेपेरिन, हेपेरिन। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं यकृतिन, हिंदी में कहते हैं यकृतिन। अच्छा कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको लीवर के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है ये, लीवर के अंदर। लीवर यानी कि यकृत के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, फटाक से बताइएगा कि आपको इतनी बातें समझ आई या नहीं आई। तो हमने समझा किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है भाई, तो देखो कहते हैं किसी माँ बाप के 3 बच्चे, 3 में से 2 की लग गई सरकारी नौकरी, तो घर वाले खुश होंगे, आपने कहा सर बिल्कुल खुश होंगे। अब बचा कौन, तीसरा छोटा। देखो ऐसा कहते हैं कि अगर 3 भाई है और 3 में से 2 बड़े नौकरी पे है, वो भी सरकारी नौकरी पे, तो सबसे ज्यादा मौज, सबसे ज्यादा ऐश किसकी, छोटे की। और कहते हैं छोटे पैदा ही मौज करने के लिए होते हैं,
है या नहीं है? ये जो शहरों के अंदर बुलेट घुमाते हैं, स्कॉर्पियो घुमाते हैं, ये कौन है? ये सब छोटे हैं। बड़े तो बेचारे अपनी दाल रोटी कमाने में बिजी है या नहीं है? तो ये सब जो मौज मस्ती करते हैं ये छोटे करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब दो बड़े भाई नौकरी पे है तो कोई टेंशन नहीं है कमाने की, ना कोई और दिक्कत, ना कोई परेशानी, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही कोई जिम्मेवारी, घर के प्रति कोई ऐसा काम उनके लिए क्या है नहीं होता। अब सवाल यहाँ पे ये है, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं होती तो ये छोटे बिगड़ेंगे या बनेंगे? तो कहते हैं ये डिपेंड करता है तुम्हारे सोचने पे। क्लियर है कि आप सोच कैसा रहे हो। अगर आप सोचोगे तो वो बिगड़ भी सकता है, और अगर वो ये सोचे कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भड़क नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो मैं इन दोनों से ज्यादा पढ़ूं और इन दोनों से ज्यादा कामयाब होकर दिखाऊं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखेंगे ये बनता है या बिगड़ता है। ऐसा कहा जाता है हमारा देश है और हमारे देश का बॉर्डर है, हमारे देश के बॉर्डर पे बैठे हैं हमारे सैनिक। अगर हम हमारे सैनिकों को वहां से हटा लें या किसी कारणवश हमारे सैनिकों की डेथ हो जाए तो क्या होगा? आपने कहा सर पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर हमला कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है इसके सैनिक कहलाते कौन? ही आपके डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है द सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के सैनिक कहे जाते हैं। और ये सैनिक क्या करते हैं? इस शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। सर कैसे रक्षा करते हैं? ये हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं जिसको कहा जाता है प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षक तंत्र। प्रतिरक्षक तंत्र। अब आप एक बात देखो कि अगर यहां पे डब्ल्यूबीसी की संख्या हुई कम, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो सीधी सी बात यहां पे ये है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होते ही आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी और आप पड़ जाओगे बीमार और आपकी हो जाएगी डेथ। तो हमें समझ में आया कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। अब आगे आपका यहां पे डिजीज। ठीक है, डिजीज यानी कि रोग। डिजीज यानी कि रोग। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले हम आरबीसी के अंदर बात करते हैं। आरबीसी के अंदर यहां पे एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या हो जाएगा? खून की कमी। एनीमिया का मतलब होता है अरक्तता। अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी। अभी देखो, हमने पीछे बात की थी कि फीमेल की बॉडी के अंदर खून की कमी क्यों होती है, तो उसका जो मेन और लॉजिकल रीजन है वो ये है कि फीमेल की बॉडी के अंदर 3 to 5 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जिस साइकिल के दौरान इनकी बॉडी के अंदर एक ओवम यानी कि एग बन के तैयार होता है। और जैसे ही उस ओवम को स्पर्म फॉर्मेशन मिलती है तो वो जाइगोट की फॉर्मेशन बना लेगा। ठीक है, ओवम उनके पास है, स्पर्म मिला, जाइगोट बन जाएगा, दोनों मिलके जाइगोट यानी कि बच्चे का निर्माण। अगर किसी परिस्थिति के अंदर उनको स्पर्म नहीं मिल पाता है, उस दौरान क्या होगा कि वो जो ओवम बना है वो टूट जाएगा और टूट के बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अब अगर वो टूटा और टूट के बॉडी से रिलीज हुआ तो यहां पे आ गई खून की कमी, यानी कि आरबीसी की कमी, यानी कि खून की कमी। और यही रीजन है कि फीमेल के अंदर मेल के कंपैरिजन में खून की कमी पाई जाती है। ओके, इसका लॉजिकल रीजन रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एनीमिया रोग। प्लेटलेट्स के अंदर अगर बातें करें तो यहां पे रोग हो जाएगा डेंगू। डेंगू को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। ओके, अब सवाल यहां पे ये है कि सर जो डेंगू होगा ये होता किससे? तो देखो, ये मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। आपको नाम याद रहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि अगर किसी भी मच्छर ने आपको काटा वो कभी भी मेल नहीं होगा, वो हमेशा कौन होगी भाई? फीमेल होगी। अच्छा, मेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेल अच्छे होते हैं, काटने पीटने का काम नहीं करते। क्लियर है? ये सब संयोग किसकी वजह से है? फीमेल की वजह से।
ओके, तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो भी एक फीमेल मॉस्किटो है। जैसे ही उसने आपको काटा, आपके प्लेटलेट्स की संख्या धड़ाम से डाउन आ गई, ठीक है, और अब आपकी संख्या डाउन होने के बावजूद रह गई है कितनी, 1.5 लाख। अब डॉक्टर ने कहा या तो इनकी ये प्लेटलेट्स पूरे करवाइए या इनकी डेथ हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि डेथ होने का क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, डेथ हो सकती है 1.5 लाख के ऊपर, और क्या पता डेथ ना हो 1,000 के ऊपर भी। आपने कहा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है वो सरवाइव कर जाएगा 1,000 के ऊपर भी, और जिनका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है तो वो 1.5 लाख के ऊपर भी निपट जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर। ओके, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर हम बातें कर लेते हैं। अभी देखा हमने कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो रही है तो हमें दिक्कत है, हमारी डेथ हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो गया था। अब सवाल ये, कम होने से दिक्कत है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ने से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी? तो आपने कहा सर बिल्कुल, जब संख्या बढ़ रही है तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया, और जब संख्या बढ़ेगी तो हमें कैंसर हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो समझो इस चीज को कि जब संख्या कम हो रही है तो समस्या क्या हुई, ल्यूकेपीनिया। ल्यूकेपीनिया, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, संख्या कम थी, ल्यूकेपीनिया, ल्यूकेपीनिया। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो गई, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हो जाएगा वीक। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक, यानी कि कमजोर। ठीक है भाई, ओके। और अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ा तो हो जाएगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। संख्या बढ़ी तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, किसकी संख्या बढ़ गई यहां पे, डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से हमें क्या हो गया यहां पे, कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क रोग, कैंसर यानी कि कर्क रोग। तो हमें एक बात यहां पे समझ में आई कि डब्ल्यूबीसी की संख्या ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। संख्या घट रही है, इम्यून सिस्टम वीक होगा और बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी, और अगर संख्या बढ़ी तो यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा और ट्यूमर जन्म देगा कैंसर को, तो यहाँ पे आपको दिक्कत है। तो हमें समझ में आया कि डब्ल्यूबीसी आपके वो इंपॉर्टेंट सेल है जिनकी संख्या ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए, यानी कि ये जितने हैं उसी तरीके से ये एक मेंटेन अवस्था के अंदर रहने चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो ये था हमारा एक टेबल का सेक्शन, आगे चल के हम बातें करेंगे इसी से रिलेटेड। ब्लड अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।